वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से कक्षा 12 के लिए क्वेश्चन बैंक जारी किए गए और इसी संदर्भ में राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के क्वेश्चन बैंक के हल या प्रश्नों और सभी उत्तर के 4 वीडियो मैं बना चुका हूं और आज हम बात करेंगे 5वें अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट इसके बारे में। इससे पहले मैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति और कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इन 4 अध्याय का विस्तृत वीडियो बना चुका हूं। एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज बात करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इससे पहले जैसे ये कांग्रेस प्रणाली वाला जो वीडियो है मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था। आज बात करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था। इससे संबंधित, इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न, चाहे लघुत्तरात्मक हो या निबंधात्मक हो, जो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जो विशेष रूप से इंपॉर्टेंट माने हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे और उत्तर सहित मैं व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक बार आप देखेंगे तो आपके सारे जो भी ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई? तो देश में आपातकाल की घोषणा है वो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है, तो वो अनुच्छेद था 352। अगला प्रश्न है, किस हिंदी लेखक ने 1975 में आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी पद्मश्री लौटा दी थी? तो जैसे पद्मश्री का जो अवार्ड है विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, तो हिंदी के लेखक जिन्होंने अपना पद्मश्री है वो लौटा दिया था वो थे फणि सूरनाथ रेणु, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक या उपन्यास मेला आंचल भी है। तो उन्होंने अपना जो भी पुरस्कार है वो लौटा दिया था, पदवी लौटा दी थी। अगला है, 1975 की आपातकाल की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो इसके लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इंदिरा गांधी की जब इमरजेंसी लगाई थी उस समय के बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब शाह आयोग को नियुक्त किया गया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो सीधी सी बात है कि शाह आयोग की नियुक्ति 25 जून 1975 के दिन जो आपातकाल घोषित किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उसके दौरान की गई कार्रवाई, सत्ता के दुरुपयोग और अत्याचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए शाह आयोग नियुक्त किया गया था। अगला है, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े? तो 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था, लेकिन जनता पार्टी ने के जो भी नेता थे उनमें प्रधानमंत्री पद को लेकर के मतभेद था और आखिरकार मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे और जनता पार्टी के पास किसी एक दिशा नेतृत्व या साझे कार्यक्रम का अभाव था और केवल 18 महीने में ही मोरारजी देसाई की सरकार ने लोकसभा में अपना जो बहुमत था वो खो दिया और जिसके कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। और मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन 4 महीने बाद ही कांग्रेस पार्टी ने उनसे समर्थन वापस लिया। एक जीके का भी प्रश्न है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। इसके बाद में सत्ता के बीच हुई इस उठापटक के कारण 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनता पार्टी की सरकार में पारस्परिक तालमेल के अभाव के कारण और सत्ता की भूख और राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाए गए। अगला प्रश्न है, आपातकाल के कोई 2 कारण बताइए। तो 1975 में जब आपातकाल गया था तो उसके 2 कारण, प्रमुख जो कारण थे वो थे, एक तो आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि इंदिरा गांधी के लोकसभा के निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था और विपक्षी दलों ने उनसे त्यागपत्र की मांग की थी और इस कारण से इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय किन किन मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 जो अपराधों की सजा के लिए के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी जो भी है सारे जो है मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो 2 ये पूछा था कि किन मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो भी है उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला है, पहले गैर कांग्रेसी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, स्पष्ट कीजिए। हालांकि इसका विवरण है पहले के प्रश्न में आ चुका है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। उसके मेन कारण क्या थे? तो पहला तो कि भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 से 80 तक रही, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह कुछ समय के लिए बने थे। ये सरकार 2 वर्ष 6 माह तक चली और 1980 में चुनाव में हार गई। इसके कारण कार्यकाल जो पूरा नहीं कर पाने के जो कारण थे वो थे, पहला गठबंधन सरकार का होना, यानी एक से अधिक दल इसमें मिले थे और एक गठबंधन सरकार थी जिसमें 13 दल शामिल थे और इन दलों के बीच में मतभेद और संघर्ष के कारण सत्ता की जो सरकार की कार्यकुशलता प्रभावित हुई। दूसरा कारण था कि आपातकाल का प्रभाव। जनता पार्टी ने आपातकाल के विरोध में जनता की भावनाओं को फायदा उठाकर चुनाव जीता था,
लेकिन सरकार बनने के बाद आपातकाल के प्रभावों को दूर करने में वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई। तीसरा कारण था आंतरिक कलह। जनता पार्टी के भीतर कई तरह के मतभेद थे और इन मतभेदों ने सरकार को कमजोर किया, खास करके नेतृत्व के क्षेत्र में या नेतृत्व के मसले पे और भी कई तरह के मतभेद थे और अंततः उनकी हार का कारण बना। अगला है बिहार आंदोलन क्या था और जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन के लिए क्या शर्तें रखी। तो 1974 के मार्च में बढ़ती हुई कीमतों, यानी किस कारण से आंदोलन चला था, तो बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ में बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन छेड़ा जिसे बिहार आंदोलन कहा गया। और छात्रों ने जो जयप्रकाश नारायण थे उनको आमंत्रित किया और जयप्रकाश नारायण ने छात्रों का आमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन एक तो अहिंसक रहेगा, बिल्कुल अहिंसक रहेगा, यानी कोई भी हिंसा इसमें नहीं रहेगी, और अपने आप को बिहार तक सीमित नहीं करके पूरे अन्य क्षेत्रों में भी इसको फैलाया जाएगा। इन दोनों शर्तों को मानते हुए जयप्रकाश नारायण ने बिहार जो आंदोलन था, छात्र आंदोलन था, उसका नेतृत्व किया था। ये पाठ्यपुस्तक में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। अगला है प्रश्न 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की जीत के कोई दो कारण लिखिए। अब जैसे सरकार ज्यादा लंबी नहीं चली उसके कारण तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 77 में जीत क्यों हुई इसके प्रमुख कारण था। पहला कारण तो था कि जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व। जयप्रकाश नारायण इस दौर में यानी 1974 में जिन्होंने बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इस तरीके से दौर के सबसे करिश्माई नेतृत्व व्यक्तित्व थे। उन्हें अपार जन समर्थन प्राप्त था और जनता पार्टी को जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद में जो दूसरा कारण था कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता जो है वो घट रही थी, खास करके आपातकाल के बाद में। तो इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे के बावजूद 1971-72 के बाद के वर्षों में देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ और इंदिरा गांधी की घटती हुई लोकप्रियता और उनकी हठधर्मिता और न्यायपालिका से उनके टकराव, जैसे उनके निर्वाचन को अवैध घोषित वगैरह कर दिया था, तो इन सब कारण थे जिसके कारण इंदिरा गांधी की लोकप्रियता घटी और ये भी कारण बहुत बड़ा कारण रहा जनता पार्टी की जीत का। अगला है चौधरी चरण सिंह के जीवन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो चौधरी चरण सिंह का जीवन परिचय है, वो उनका जन्म है 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हापुड़ तहसील के नूरपुर गांव में हुआ था। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी सक्रिय भूमिका रही। इन्होंने ग्रामीण और कृषि विकास का समर्थन किया। उन्होंने 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन किया और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने और 1977 में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लोकदल की भी स्थापना की और जुलाई 1979 से जनवरी 80 तक, यानी बहुत ही कम समय के लिए 6 महीने लगभग भारत के प्रधानमंत्री रहे और 29 मई 1987 को इनका निधन हो गया। तो ये पूरी जानकारी थी चौधरी चरण सिंह के बारे में। प्रतिबद्ध नौकरशाही पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही का क्या मतलब होता है, तो वह नौकरशाही यानी जो अफसर वगैरह है वो सारे नौकरशाही में आते हैं, जो किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के सिद्धांतों या नीतियों से बंधी हुई रहती है और उस दल के निर्देशन में काम करती है, उसे प्रतिबद्ध नौकरशाही कहा जाता है। यानी ऐसे अधिकारी वगैरह जो सरकार की नीतियों के अनुसार ही कार्य करे, उनके प्रति वफादार रहे। और इस प्रकार की नौकरशाही निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसी न किसी दल के दबाव में कार्य करते हैं और इसका कार्य किसी भी दल विशेष की योजनाओं को बिना कोई प्रश्न उठाए आंख मूंद करके लागू करना है। तो क्योंकि जब प्रतिबद्ध का मतलब होगा, ये जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं यस सर या यस मैडम वाली बात है कि जो भी सरकार कहेगी, जो अधिकारी होंगे सारे उनको पालन करेंगे और अपनी तरफ से कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन वगैरह या सुझाव नहीं देंगे, तो वो हो गया प्रतिबद्ध नौकरशाही। अब लोकतांत्रिक देशों में नौकरशाही प्रतिबद्ध नहीं होती, परंतु साम्यवादी देशों में प्रतिबद्ध नौकरशाही पाई जाती है, क्योंकि साम्यवादी देशों में एक तरह से लोकतंत्र की जगह जो व्यक्ति विशेष का प्रभाव होता है और तानाशाही टाइप जो शासन प्रणाली होती है, और उसमें नौकरशाही को जो भी शासनाध्यक्ष होता है उसके अनुसार ही काम करना पड़ता है। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही से आशय है कि किसी दल विशेष के सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध न होकर संविधान के प्रति वचनबद्ध है। तो भारत में जो नौकरशाही है वो किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होकर के संविधान को मानने वाली होती है। 1974 की रेल हड़ताल पर टिप्पणी लिखिए। तो 1974 में रेल हड़ताल जो हुई थी, तो रेलवे में जो भी कर्मचारी थे उनको बोनस और सेवा की शर्तों से जुड़ी संबंधों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने के लिए रेलवे कर्मचारी द्वारा जॉर्ज फर्नांडिस, उस समय के जो भी फेमस नेता थे, जो बाद में देश के मंत्री भी बने, के नेतृत्व में हड़ताल का आह्वान किया गया। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी और ऐसे में सरकार के सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम, आज भी सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उद्यम है, यानी सबसे ज्यादा जो कर्मचारी है वो रेल में है, तो रेलवे में कर्मचारी है, उन्होंने 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए और रेलवे कर्मचारी की हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला और इस हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मसले तो उठे ही, साथ में यह भी सवाल उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि रेलवे है वो आवश्यक सेवा में आता है और सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक घोषित कर दिया।
और सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उसने कई जो नेता थे बड़े उनको गिरफ्तार कर लिया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया। और ऐसे में 20 दिनों के बाद में ये हड़ताल बिना किसी समझौते के वापस ले ली गई। तो ये थी 1974 की रेल हड़ताल। इसमें जो मेन नाम आता है वो है जॉर्ज फर्नांडिस का। अगला हमारा प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। ये वर्तमान समय में भी काफी चर्चित मुद्दा है, नक्सलवाद या रेड कॉरिडोर कह सकते हैं इसको। तो पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ और इस विद्रोह का नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता कर रहे थे। और नक्सलवाड़ी जो पुलिस थाना था उससे शुरू होने के कारण इसको नक्सलवादी आंदोलन कहा जाता है। और यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया और इस आंदोलन को नक्सलवाड़ी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नक्सलवादी आंदोलन ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीनें छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी और इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल के पक्ष में तर्क देते हैं, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है और हिंसा को वरीयता देते हैं। अगला है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से क्या आशय। तो अभी अपने पढ़ा था कि प्रतिबद्ध नौकरशाही, तो उसी तरह से प्रतिबद्ध न्यायपालिका, तो सीधी सी बात है कि ऐसी न्यायपालिका जो किसी दल विशेष या सरकार विशेष के प्रति वफादार हो और उसके निर्देशों आदेशों के अनुसार ही चले, उसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहते हैं। प्रत्येक सरकार चाहती है कि न्यायपालिका सरकार की नीतियों, आदेशों और कानूनों को बाधित नहीं करे। तो सरकार हमेशा चाहती है कि न्यायपालिका प्रतिबद्ध हो, लेकिन न्यायपालिका एक स्वतंत्र इकाई होती है जो किसी भी सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर सकती है और करना चाहिए। तो ये हो गया प्रतिबद्ध न्यायपालिका। अगला है, गुजरात आंदोलन 1974 को स्पष्ट कीजिए। तो जो बिहार आंदोलन 1974 में हुआ था उसी दौरान गुजरात में भी आंदोलन हुआ था। तो 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने और खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों, उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गई और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण किया और ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो ये 1974 का गुजरात आंदोलन था। अगला है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार के इसके क्या कारण बताए थे, यानी इंदिरा गांधी ने किन आधारों पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो इसके जो मेन कारण बताए गए थे वो थे कि सरकार ने कहा कि वह आपातकाल के माध्यम से कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहती है, कार्यकुशलता बढ़ाना चाहती है और गरीबों के हित में कार्यक्रम लागू करना चाहती थी। और इस उद्देश्य से सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया और इसे लागू करने का दृढ़ संकल्प दोहराया। अगला है, सरकार का मानना था कि बार बार धरना प्रदर्शन, सामूहिक कार्रवाई वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इससे अस्थिरता पैदा होती है और सरकार का ध्यान है विकास कार्यों से भंग होता है और संपूर्ण ताकत है वो कानून व्यवस्था में बहाली में लगानी पड़ती है। और इस सब बातों के कारण आपातकाल को उन्होंने सही माना या लगाया। तीसरा जो कारण था कि देश में गड़बड़ी की आशंका है, विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रम में अड़ंगे लगा रही है और सरकार को गैर संवैधानिक साधनों से अपदस्थ करना चाहती है। ये इंदिरा गांधी के जो तर्क थे जिसके आधार पर उन्होंने ये आपातकाल की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बारे में स्पष्ट कीजिए। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, प्रशासन में भ्रष्टाचार, अयोग्य कर्मचारियों के विरुद्ध छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व किया और जीवन के हर क्षेत्र के लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। और जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, क्योंकि शुरुआत बिहार से हुई थी। बिहार के स्टूडेंट ने जाकर के उनसे निवेदन किया था उनका नेतृत्व करने का और उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया, तो वो थे जयप्रकाश नारायण, ताकि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। और बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद, हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा और इस आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ना शुरू हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, 1977 के आम चुनाव में कौन कौन से राजनीतिक बदलाव आए, किन्हीं 3 महत्वपूर्ण परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो 1977 के जो चुनाव थे वो काफी चौंकाने वाले थे, राजनीतिक भूकंप की भी संज्ञा दी गई। तो उसमें जो पहला जो उसका मेन प्रभाव था, बदलाव था, 1977 के आम चुनाव में पिछले 3 दशक से चले आ रहा कांग्रेस का सत्ता पर एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। इसके बाद दूसरा जो था कि 1977 के आम चुनाव के पश्चात केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ और विपक्षी दलों ने मिलकर, क्योंकि गठबंधन सरकार थी, जनता पार्टी के झंडे के नीचे गठबंधन सरकार का निर्माण किया और जनता पार्टी को मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव में भारी सफलता मिली। 542 सीटों में से जनता पार्टी गठबंधन को 330 सीटें मिली और इस प्रकार जनता पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया और जो देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। अगला जो परिणाम था वो था या प्रभाव था, 1977 के चुनाव के पश्चात
अप्रत्यक्ष रूप से पिछड़े वर्ग की भलाई का मुद्दा है वो भारतीय राजनीति में हावी होना शुरू हुआ, क्योंकि 1977 के आम चुनाव के परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का काफी असर पड़ा था। तो ये थे कुछ प्रश्न। अब है निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारतीय दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस प्रकार असर हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय दलीय प्रणाली पे आपातकाल का असर, तो भारतीय दलीय प्रणाली पर आपातकाल का बहुत अधिक असर पड़ा। और इसका प्रमुख प्रभाव क्या क्या थे? तो दलीय व्यवस्था में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का विकास हुआ और उन्हें विश्वास हो गया कि यदि विपक्षी दलों को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें आपस में मिलकर के कांग्रेस से मुकाबला करना जरूरी है। दूसरा, आपातकाल के बाद सभी विपक्षी दलों ने निश्चय किया कि आने वाले चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए, और यदि गैर कांग्रेसी वोट बिखर गए तो कांग्रेस को सत्ता से हटाना कठिन हो जाएगा। आपातकाल के बाद देश में जनता पार्टी का गठन हुआ और जिसमें सभी प्रमुख दलों ने सम्मिलित होना स्वीकार किया, यानी गठबंधन सरकार बनी और अपने स्वतंत्र अस्तित्व तथा अलग अलग पहचान को समाप्त करके एक दल बनाने पर सहमत हुए। और कई लोग 1977 को भारतीय दलीय प्रणाली में से दो दलीय व्यवस्था के प्रारंभ के रूप में देखते हैं। सीपीआई कांग्रेस की तरफ झुक गई और शेष सभी दल जो भी थे, जिसमें भारतीय जनसंघ है, कांग्रेस वो है, समाजवादी, रिपब्लिकन कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी आदि दल है, वो जनता पार्टी में मिल गए। इस तरह अब दो ये दल या गठबंधन है वो दिखाई देने लगे, परंतु ये बात सत्य नहीं निकली और जनता पार्टी है वो बहुत जल्दी बिखर गई और 2-2.5 साल के कार्यकाल के बाद में जनता पार्टी की सरकार है वो गिर गई। अगला जो प्रभाव था कि आपातकाल के बाद कांग्रेस जो अपने को असली कांग्रेस कहती थी उसमें भी विभाजन हुआ। इसके कई नेता जो आपातकाल के समर्थक नहीं थे परंतु आपातकाल के विरोध में प्रकट करने का साहस नहीं कर रहे थे, आपातकाल के बाद बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक अलग दल बना लिया। इसके अलावा और प्रभाव जो पांचवा था कि आपातकाल के बाद सभी दल जनमत की परिपक्वता में विश्वास करने लगे और पिछड़े वर्गों की भलाई की नीति में लगभग सभी दलों ने भागीदारी निभाई या उसको अपनाया। छठा जो प्रभाव था कि आपातकाल के बाद कई राज्यों में भी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस का मुकाबला किया और कई राज्यों की जो विधानसभा चुनाव में उन्होंने आपस में मिलकर के चुनाव लड़ करके कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया और दलीय व्यवस्था में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का विकास हुआ। और उन्हें ये विश्वास हो गया कि यदि विपक्षी दलों को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें आपस में मिलकर ही कांग्रेस से मुकाबला करना जरूरी है। ये कुछ प्रभाव थे। अगला प्रश्न है हमारा कि 1977 के चुनाव के बाद पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी, ऐसा किन कारणों से संभव हुआ? हालांकि जो भी प्रश्न है वो शुरुआत में छोटे प्रश्न थे, वही प्रश्न अब डिटेल में है कि 1977 में पहली बार विपक्षी दल की सरकार बनी यानी गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो उसके क्या कारण थे? तो पहला कारण था कि सभी जो विपक्षी पार्टियां थी वो एकजुट हो जाना। आपातकाल लागू होने से पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के समीप आ रही थी और चुनाव से पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया और नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया और कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के विरोध थे वो भी इस पार्टी में शामिल हुए और इस पार्टी ने कांग्रेस विरोधी जो भी गुट थे या पार्टियां थी उनके बिखराव को रोका। अगला है कि जगजीवन राम द्वारा कांग्रेस से त्याग पत्र देना। जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे 1970 के आम चुनाव से पहले बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई और इस पार्टी का नाम रखा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और बाद में ये पार्टी जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है वो उससे अलग हो गए। तीसरा जो कारण था जनता पार्टी का प्रचार। 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत का संग्रह दिया, यानी आपातकाल की जो भी कमियां थी बुराइयां थी उनका जनता के सामने रखा और इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई जो भी ज्यादतियां थी उस पर ज्यादा जोर दिया, लोगों को इस बारे में जानकारी दी। अगला था आपातकाल की ज्यादतियां, यानी आपातकाल के दौरान जनता पर अनेक तरह की ज्यादतियां या अत्याचार किए गए। निवारक नजरबंदी जो आप 11वीं में पढ़ चुके, जिसके तहत बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो अधिनियम थे उसके तहत हजारों लोगों की गिरफ्तारियां की गई। प्रेस और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होगी। इन सब कारणों से जनता है वो कांग्रेस से नाराज हो गई और उसने कांग्रेस के विरोध में मतदान किया और जनता पार्टी के गठन के कारण भी ये सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट है वो एक जगह ही पड़ेंगे, अर्थात कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा हो गई। और अगला जो कारण था वो था कि संजय गांधी का प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी है, बिना किसी आधिकारिक पद पे रहते हुए प्रशासन में उनका हस्तक्षेप था और दिल्ली की से जो भी झुग्गी झोपड़ी उनको हटाना और जबरदस्ती नसबंदी अभियान वगैरह चलाना, इन सब के कारण भी जनमत है वो कांग्रेस के खिलाफ में हो गया और विपक्षी दलों और खास करके जनता पार्टी को मौका मिला चुनाव में अच्छी जीत प्राप्त करने का। अगला है
भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के कोई 4 दुष्प्रभाव बताइए। तो भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के क्या नेगेटिव प्रभाव पड़े? तो आपातकाल है वो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 की अवधि के लिए भारत में आपातकाल घोषित किया गया था और स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल माना जाता है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। और भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़े। अब कौन कौन से पड़े? पहला तो है कि लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली ठप हो जाना। आपातकाल के दौरान जो भी लोगों में सार्वजनिक तौर पर सरकार का विरोध करने की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली थी वो उसको ठप कर दिया गया। सभी सरकार विरोधी आंदोलन वो रोक दिए गए, हड़तालों पर रोक लगा दी गई, अधिकांश विपक्षी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया, विपक्ष के जो भी महत्वपूर्ण नेता थे, बड़े नेता थे, सबको जेल में डाल दिया और राजनीतिक माहौल में एक तनावपूर्ण गहरा सन्नाटा छा गया। दूसरा जो प्रभाव था कि प्रेस पर नियंत्रण। आपातकाल के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस, उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी और समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले वो सरकार की पूर्व अनुमति ले और प्रेस को सरकारी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया, जो लोकतंत्र के लिए विनाशकारी था और सरकार विरोधी कोई भी खबर है वो छापने से रोका गया। इस प्रकार सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अगला जो इसका प्रभाव था कि निवारक नजरबंदी कानून का बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा निवारक नजरबंदी कानून का दुरुपयोग किया गया। इसमें लगभग 1,11,000 लोगों को, ये आंकड़े अगर आप याद रखेंगे और अगर लिखेंगे उत्तर में तो आपका जो उत्तर है वो काफी प्रभावी हो जाता है। तो 1,11,000 लोगों को बिना किसी आदेश के गिरफ्तार कर लिया, उन्हें अपनी गिरफ्तारी की चुनौती देने का भी अधिकार नहीं दिया गया। और इसके अलावा विपक्षी नेताओं के घरों पर छापे मारे गए, कई लोगों से बिना किसी आरोप के, यहाँ तक कि उनके परिवार को सूचित किए बिना ही केवल अटकलों के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया और राजनीतिक कैदियों के साथ हिरासत में बुरी तरह से दुर्व्यवहार किया गया। तो ये कारण था। इसके अलावा संविधान में परिवर्तन, सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये था कि संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां पैदा कर दी। इंदिरा गांधी के मामले में उच्च न्यायालय, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय था, उसने फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन था वो अवैधानिक था और इसी पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ था वो इसके जरिए संविधान के अनेक भागों में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए थे और एक परिवर्तन ये था कि विधायिका का कार्यकाल, देश की जो विधायिका थी, सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर लिया गया था। हालांकि बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने इसको निरस्त कर दिया था। तो ये एक बड़ा कारण था कि 5 साल से कार्यकाल बढ़ा करके 6 साल कर दिया। इसके अतिरिक्त आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह के कई तरह के कानून बनाए गए। अगला हमारा जो प्रश्न है कि नक्सलवादी आंदोलन क्या है और भारतीय राजनीति में इसके क्या स्पष्ट कीजिए प्रभाव को। तो नक्सलवादी आंदोलन पहले भी पढ़ चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के पर्वतीय दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी पुलिस थाने के इलाके से 1967 में एक किसान विद्रोह शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता कर रहे थे और नक्सलवादी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया और आंदोलन को नक्सलवाद के रूप में जाना जाता है और इसमें जिसका जो प्रभाव था वो साम्यवादी क्रांतिकारियों का इसमें विशेष रूप से प्रभाव था और इस कारण से ये एक तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन के शुरू हुआ। और नक्सल शब्द है, इसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे स्थानीय नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल, ये नाम भी आपको इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने 1967 में 67 में सत्ता के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन का प्रारंभ किया और 1969 में नक्सलवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से अलग हो गए और उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम से एक नई पार्टी बनाई और पार्टी जो बनाई वो चारू मजुमदार के नेतृत्व में बनाई। इस पार्टी का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। इस पार्टी ने क्रांति लाने के लिए गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई और नक्सलवादी आंदोलन ने जो खास करके धनी भूस्वामी थे उनसे बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीबों और भूमिहीन लोगों को दी। इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों का प्रयोग करने का तर्क देते थे, यानी हिंसा को वाजिब मानते थे। उस समय कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल सरकार ने जो निरोधक नजरबंदी सहित कई कड़े उठाए कदम, लेकिन नक्सलवादी आंदोलन रोक नहीं सका क्योंकि कई मामलों में स्थानीय लोगों को इसको समर्थन मिल रहा था और ये देश के कई भागों में फैल गया और आंदोलन अब कई दलों और संगठनों में बढ़ गया है। आज कई नक्सली संगठन वैधानिक रूप से स्वीकृत राजनीतिक पार्टी बन गए और संसदीय चुनाव में भाग भी लेते हैं, परंतु बहुत से संगठन अब भी छद्म लड़ाई में लगे हुए और नक्सलवाड़ी से शुरू हुए इस आंदोलन का प्रभाव
पहली बार तब देखा गया जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इस आंदोलन का प्रभाव था कि 1977 में पहली बार पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और सामाजिक जागृति के लिए चलाए जाने वाले इस आंदोलन पर कुछ वर्षों पश्चात राजनीतिक का वर्चस्व बढ़ने लगा और आंदोलन शीघ्र ही अपने लक्ष्यों से भटक गया, अपने मुद्दों से भटक गया और आंदोलन ने भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। अगला हमारा प्रश्न है 1977 के लोकसभा चुनाव पे प्रकाश डाली। हालांकि ये प्रश्न है कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो 1970 के चुनाव थे वो काफी चौंकाने वाले थे और जो आपातकाल है उसकी घोषणा है वो हुई थी, वो 75 में हुई थी और 21 मार्च 1970 को आपातकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद में 544 सीटों के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किया गया था और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा 77 के चुनाव का मुख्य मुद्दा था। और 25 जून 75 से 21 मार्च 77 तक जो आपातकाल चला उसके दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित कर दी गई थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने व्यापक अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। इस कारण से इंदिरा गांधी अपने फैसले के कारण काफी अलोकप्रिय हुई और जिसका खामियाजा उनको चुनाव 77 के चुनाव में भुगतना पड़ा। इसके अलावा ये और भी काफी डिटेल में है, अब वो चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है कि 1975 में आंतरिक आपातकाल क्यों घोषित किया गया, तो ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आपातकाल को घोषित करने का क्या कारण था, तो एक तो राजनीतिक वातावरण का प्रभाव था। सरकार जो या इंदिरा गांधी उन्होंने ये जो परिणाम इसमें पूछे हैं तो परिणाम है कि एक तो बड़े बड़े जो भी विपक्षी नेता थे उनको जेल में डाल दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक और जमात इस्लामी पे प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता है वो रोक दी गई, बाधित कर दी गई। मौलिक अधिकारों को पे इस पर प्रभाव पड़ा, अधिकांश मौलिक अधिकार है वो निलंबित कर दिए गए। निवारक नजरबंदी कानून इसका व्यापक दुरुपयोग हो गया और संवैधानिक उपचारों का अधिकार और न्यायालय द्वारा सरकार विरोधी घोषणाएं वो की गई। और संवैधानिक प्रभाव इसके क्या रहे, तो जो संशोधन हुआ था 42 वो बहुत विवादास्पद था और इंदिरा गांधी ने जो उच्च न्यायालय का जो फैसला था इलाहाबाद का उसकी पृष्ठभूमि में संविधान में कई तरह के संशोधन किए और 42वां संविधान संशोधन था जिसमें जो विधायक का कार्यकाल 5 साल से 6 किया था और भी कई अन्य प्रभाव थे। तो बहुत से अखबार वगैरह थे उन पे सेंसरशिप लगा दी गई थी, कई पत्रिकाओं को अपना जो प्रकाशन वगैरह बंद करना पड़ा। और इसी संदर्भ में कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी जो भी पदवी थी पद्मश्री अवार्ड की वो लौटा दी गई थी। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपातकाल से संबंधित थी। तो ये पूरा अध्याय मैंने आपको बता दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब इस अध्याय से संबंधित पूरा मैंने वीडियो आपको डिटेल में बता दिया है। 25-26 में से या 27 मिनट का वीडियो हो गया। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगा और अगले पार्टों के वीडियो में मैं बहुत शीघ्र जारी करूंगा। और अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे तो मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक आपको किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से ये पूरी पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।